हेलो बच्चों। मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जहाँ पर हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं इनके बारे में बात कर ली थी, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और जनरल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, इसके साथ साथ जो इनकी सीरीज से सारे एलिमेंट्स जो हैं उनको भी हमने लर्न कर लिया था। फिर यहाँ पर जो पीरियोडिक ट्रेंड्स है जैसे एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, इनके बारे में भी बात कर ली थी। और कुछ और प्रॉपर्टीज जैसे कि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, अलॉय फॉर्म करते हैं। इसके अलावा ये कलर्ड कंपाउंड बहुत ज्यादा शो करते हैं। किस वजह से? डी ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर डी ट्रांजिशन ना हो रहा हो लेकिन फिर भी जो कंपाउंड है वो कलर्ड हो, तो वो किस वजह से होता है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। इसके पीछे क्या केमिस्ट्री होती है इसके बारे में हमने बात कर ली थी। फिर हम बात कर रहे थे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, चलिए तो उसी को कंटिन्यू करते हैं और एक बार आप देख लीजिए क्या क्या टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर लिए थे डी ब्लॉक में, और एफ ब्लॉक के भी कौन कौन से हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, वैसे तो हमने एक जनरल आइडिया लिया था, इसके जो एलिमेंट्स हैं जो कि हमें यहाँ पर दिख रहे हैं इनके बारे में बात की थी, और इन्हें लर्न कैसे करना है इसके बारे में बात की। ठीक है, तो आपको अब तक तो लर्न हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो ये अभी तक देखो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा है, बहुत बड़ा है डी ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, डी ब्लॉक के कंपैरिजन में अगर हम एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक में ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हमें पढ़ने हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, वैसे तो हम सारा कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर एफ ब्लॉक में। ठीक है, चलिए तो डी ब्लॉक में जितना हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, अब आपको क्या करना है, इस डी ब्लॉक के जो भी टॉपिक हमने पढ़े, हमने कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी पढ़े हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनके कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आप कर लेंगे जब, तो मोर देन इनफ यहाँ पर हमने पढ़ लिया है। इतने में से कुछ भी क्वेश्चन आपका अगर आता है डी ब्लॉक से तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, चलिए तो एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हमने कर ली थी। ठीक है, हाँ, चलिए तो लेंथेनॉइड हमारे कौन कौन से हैं, एक्टिनॉइड हमारे कौन कौन से, इसकी बात भी हमने कर ली थी। अच्छा, लेंथेनॉइड अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो 58 से 71 तक, वैसे ही एक्टिनॉइड 90 से 103 तक। ठीक है, 14 एलिमेंट है और एक एक यहाँ पर डी ब्लॉक का एलिमेंट, जैसे यहाँ पर एल है और यहाँ पर ए सी। ठीक है, चलिए अब लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली थी एफ ब्लॉक एलिमेंट, और यहाँ पर हमने लिख लिए थे सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, किसके? जो हमारे लेंथेनॉइड से। ठीक है, तो सारे लेंथेनॉइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख ली थी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, देखो वैसे तो हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिख सकते थे, लेकिन कुछ क्या होती हैं, थोड़ा एक्सेप्शनल होती हैं, तो एक्सेप्शनल केसेस को हमने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है, सीई, जीडी और एलयू। तो ये हमारे एक्सेप्शनल केसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डी में भी आता है, बाकी किसी में डी में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अब लेकिन उसके जो आसपास वाले हैं उनमें जिनको हमने येलो से हाईलाइट किया है, ये भी क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं तो इनमें कंफ्यूजन होती है, इसीलिए इनको भी हाईलाइट यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो अगर आपने ये नोट नहीं किया है तो आपको ये नोट कर लेने हैं। देखो नोट करोगे आप एक बार नोट कर लो, खुद से लिख लो, यहाँ पर रीड करके खुद से लिख लो, तो आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए एक्टिनॉइड्स की बात करते हैं।
ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे एलिमेंट एस के नाम। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो देखो ये वाला होता है हमारा 89, ये होता है 90, ये होता है 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, ठीक है, ये है 99, 100, 101, 102 और 103। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं बच्चों। तो देखो जो हमने लेंथेनॉइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी वो स्टार्ट हो रही थी 6s से, तो ये स्टार्ट होगी 7s। ठीक है, 7s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6d और 5f। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारे लिख लेने हैं, 7s2 6d। अच्छा, जैसे हमने पहले वाले में लेंथेनॉइड में देखा था कि किस किस में डी पे इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें फिल करना है, तो यहाँ पर भी हम सेम देखेंगे कि डी में इलेक्ट्रॉन किस में हमें फिल करना है। ठीक है, सब में डी में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होगा, इतना भी हमें पता है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। अब देखो ये जो AC है ये हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, अगर हम सिंपली कहें ये हमारा F ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है देखो। अच्छा, स्टार्टिंग में यहाँ पर आता है Rn, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है 86। सब में आ जाएगा, इसको आपको सब में नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर करना होगा। ठीक, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 86। 86 तो यहाँ तक आ गया। अब बाकी बचे दो, 86, 87, 88 और एक डी में आ जाएगा 89 और एफ में कितने हो जाएंगे 0। ठीक है, तो ये हमारा एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं। अब बात करते हैं बच्चों, तो थोरियम की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर है 90। ठीक है, तो देखो 86 तो Rn में हमारे पास है, 87, 88, 89, 90 और यहाँ पर डी में आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाता है हमारा एक एक्सेप्शनल केस। क्या है ये, एक्सेप्शनल केस। अच्छा, इसके अलावा 91, 92, 93, 96 और 103 ये सारे ही क्या है, एक्सेप्शनल केसेस हैं। अच्छा, ये एक्सेप्शनल केसेस क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर डी में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, क्या होता है, डी में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। जिससे अगर हम यहाँ पर बात करें तो 91, तो देखो यहाँ पर डी में एक इलेक्ट्रॉन है, 87, 88, 89, 90, 91 तो यहाँ पर एफ में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जबकि यहाँ पर एफ में है 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब बात करते हैं 92, यहाँ पर है एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 87, 88, 89, 92। ठीक है, अब डी में आ गया एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन आता तो यहाँ पर 5 आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना समझ है। आप देखो Rn पहले सब में लिख लेना एक बार। ठीक है, सब में जब आप लिख लोगे तो इजी हो जाएगा। चलो,
चलिए, तो बाकी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। 86 यहाँ पे थे, 87, 88, ये हो गया 6 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर 8 आना चाहिए था, लेकिन देखो ये हाईलाइट हो रखा है, यहाँ 8 आना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा 7 और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया, ठीक है 8। अब यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर आ गया 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 0 है तो 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 0 है तो 11 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 0 है तो 12 इलेक्ट्रॉन, 0 है तो 13, 0 है तो 14। अब यहाँ पर 15 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है 8 डी में होगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए, क्लियर है, इतना समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे हमने लिखी है। जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखी थी ना, यहाँ पर हमने जेनॉन लिया था और यहाँ पर हमने आरएन लिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो आरएन होगा, इसका एटॉमिक नंबर है 86, तो जो आपको सब में आगे लिखना है, लिखना जरूरी है जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे उसके लिए, ठीक है। चलिए, इतना अब आप नोट कर लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस आपको ध्यान रखना है जो हाईलाइट किए हुए हैं उनमें, तब बस थोरियम को छोड़ करके इसको हम दूसरे कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। ये वाला थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि बाकी किसी में अगर आप देखोगे तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन किसी में भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 1 है डी में, और यहाँ पर भी डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जहां जहां पर डी में 1 इलेक्ट्रॉन है उसे हमने ग्रीन से हाईलाइट कर लिया है। बाकी ये TH90 एटॉमिक नंबर हमारा क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, इनकी कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पर लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अभी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, बच्चा इसको हमने क्लास 11th में पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी हमने थोड़ा देखा था कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। मेनली तो हमने इसको कब पढ़ा था, जब हम पी ब्लॉक पढ़ते थे ना, जब हम क्लास 11th में हमने पढ़ा था, तो वहां पर हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस हमें पता होना चाहिए कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, और इसका साइज पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जब हम किसी ग्रुप में, सॉरी, जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, किसमें, लेंथेनॉइड में, और एक्टिनॉइड की बात हो रही है, ठीक है। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, क्या साइज इंक्रीजेस या साइज डिक्रीजेस, क्या होता है दोनों में से। जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, अगर इंक्रीज होता है तो क्यों होता है, और डिक्रीज होता है तो क्यों होता है, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलो, अच्छा एक बार आप खुद से सोचो कैसे कैसे हम करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या वो इंक्रीज होता है या वो डिक्रीज होता है। चलिए, तो अब बात करते हैं, थोड़ा बहुत तो आपने डिस्कस किया होगा या पहले रिवाइज किया होगा। चलिए, अब बात करते हैं, ये हमारे पास हमारा न्यूक्लियस है, ये है एफ ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक, और ये है हमारा एस ब्लॉक, ठीक है, या सिंपल लिख लेते हैं एस, डी और एफ, सिंपल। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर फिलिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की जाती है, देखो पहले हमारा एस वाला भरा जाता है, ठीक है, फिर हमारा डी वाला भरा जाता है, ठीक है।
S और D जब भर जाता है उसके बाद F में इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आपको पता है कि जैसे जैसे F में इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, देखो F में, F की बात हो रही है, F में अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी क्या होगा, प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे। तो जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे उतने ही प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, है ना, यानी कि जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका साइज से और कॉन्ट्रैक्शन से क्या लेना देना है, क्या लेना देना है। ठीक है, अब जब हमने शील्डिंग की बात, तो शील्डिंग में हमें पता है कि एस वाले की शील्डिंग सबसे ज्यादा होती है, फिर पी वाले की, फिर डी वाले की, फिर एफ वाला जो है सबसे ज्यादा पुअर शील्डिंग शो करता है। ठीक है, वेरी पुअर शील्डिंग। डी वाला शो करता है पुअर शील्डिंग, पी वाला शो करता है गुड शील्डिंग, और एस वाला शो करता है वेरी गुड शील्डिंग। चलो, शील्डिंग का मतलब पता है ना, बीच में जो स्क्रीन लग जाती है जिसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, तो एफ में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ता जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज जैसा जैसा बढ़ रहा है पॉजिटिव चार्ज भी वैसा वैसा बढ़ता जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज क्या शो करता है बच्चों, ये शो करता है जेड इफेक्टिव, है ना, जेड इफेक्टिव, जो न्यूक्लियस की एक्चुअल अट्रैक्शन पावर होती है उसको हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये एफ के जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये जो न्यूक्लियस है ये डी के इलेक्ट्रॉन को अच्छे से क्या कर लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अगर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, ये डी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अगर ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है डी के इलेक्ट्रॉन को, अट्रैक्ट करने से क्या होगा, डी के इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, है ना, अट्रैक्शन होता है तो वो क्या आएंगे, उसके समीप आएंगे, पास आएंगे। तो जैसे वो उसके पास आएंगे तो साइज क्या होगा, साइज कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स है वो डी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाए, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करने की वजह से, अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर पाए और ये क्या चल जाए, दूर चल जाए, है ना, दूर चले जाएं, तो क्या होगा, यहाँ पर साइज इंक्रीज होगा। अब ये किस पर डिपेंड करता है कि साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बीच में जो ये शील्ड लगी हुई है ना, शील्ड क्या लगी हुई है, जो स्क्रीन लगी हुई है, बीच में जो स्क्रीन लगी हुई है ये स्क्रीन पर डिपेंड करता है। कैसे, अगर स्क्रीनिंग कैसी है, अच्छी है, अगर स्क्रीनिंग क्या है, अगर स्क्रीनिंग क्या है, ये जो स्क्रीन है, अगर ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन कैसा है, पुअर है, यानी कि पुअर स्क्रीनिंग दे रही है, बहुत खराब स्क्रीनिंग है, यानी कि ये क्या कर रही है, जो डी के इलेक्ट्रॉन है इनको और दूर नहीं भेज रही, इनको रिपेल नहीं कर रही, क्या कर रही है, रिपेल नहीं कर रही। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है उसके जो उसके जो प्रोटॉन्स है वो क्या करेंगे, इस डी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो साइज क्या होगा, हमारा जो एटम है उसका साइज भी कम होगा। ठीक है, जैसे कि हमें पता है, जैसे देखो हमें पता है कि ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर एस है, पी है, डी है। ठीक है, चलो, अब हमें पता है कि यहाँ पर ये हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस का ये चार्ज है। अगर न्यूक्लियस का चार्ज बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियस का चार्ज अगर बहुत ज्यादा है तो ये डी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, करेगा, जो उसका काम है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अगर ये अपनी तरफ खींचेगा तो साइज कम होगा हमारे एटम का। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड किस पर करता है कि ये खींच पाएगा कि नहीं खींच पाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर डिपेंड करता है, लेकिन इसके अलावा ये जो बीच में जो स्क्रीन लगी हुई है इस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि इस स्क्रीन पर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, दूर भेजेगा, यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको दूर भेजेगा।
रिपेल करेगा, यानी कि एक शील्ड की तरह काम करेगा। ठीक है, शील्ड की तरह काम करेगा, इसको न्यूक्लियस के पास नहीं आने देगा, उल्टा इसको रिपेल करेगा। अब इसका रिपल्शन का पावर इतना ज्यादा है कि इन पॉजिटिव वालों का जेड इफेक्टिव जिसे हम बोलते हैं, या न्यूक्लियर चार्ज या पॉजिटिव पावर बोल लेते हैं मानाबाद हम, तो पॉजिटिव पावर भी इसके आगे काम नहीं आया। रिपल्शन का पावर इतना ज्यादा हो गया, ठीक है, इतना ज्यादा हो गया जिस वजह से एटम का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो रिपल्शन पावर जब ज्यादा है, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन के बीच में जब रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जब रिपल्शन होता है, तो जो हमारा एटम है उसका साइज बढ़ जाता है। क्लियर। और वहीं अगर यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर ये रिपेल ना करें, देखो थोड़ा बहुत तो ये रिपेल करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन पावर इतना ज्यादा नहीं है, जेड इफेक्टिव हमारा ज्यादा है, यानी कि जो हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है ये ज्यादा है, इसका जो पावर है वो ज्यादा है, और रिपल्शन का पावर इतना ज्यादा नहीं है। पॉजिटिव चार्ज का पावर अगर ज्यादा है तो ये जो टारगेट इलेक्ट्रॉन है या जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से एटम का जो साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा। एटम का साइज जब सिकुड़ जाएगा यानी कि साइज क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं कि जेड इफेक्टिव जब बढ़ेगा तो यानी कि जो रिपल्शन है वो कम होगा, जिस वजह से साइज क्या होगा, साइज भी कम होगा। दूसरी चीज, जेड इफेक्टिव अगर कम होगा तो रिपल्शन का पावर ज्यादा होगा, रिपल्शन का पावर अगर ज्यादा होगा तो साइज भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी जेड इफेक्टिव की बात है, न्यूक्लियर चार्ज की बात है कि न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है या रिपल्शन अगर ज्यादा है तो क्या होता है। और एक ये तो हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है, ये 2 पॉइंट पहला और दूसरा। एक तीसरा पॉइंट भी है कि जहां पर जेड इफेक्टिव भी ज्यादा है और रिपल्शन का पावर भी ज्यादा है, तो वहां पर क्या होता है, देखो जेड इफेक्टिव क्या करेगा, साइज को छोटा करना चाहेगा, जबकि रिपल्शन क्या करेगा, साइज को बड़ा करना चाहेगा। ठीक है, जिससे क्या होता है, जब दोनों फोर्स एक साथ लगते हैं, यानी कि जेड इफेक्टिव भी ज्यादा है और रिपल्शन भी ज्यादा है, तो एटम का जो साइज है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, साइज में चेंज नहीं आता। अगर रिपल्शन का थोड़ा सा ज्यादा फोर्स है, ठीक है, तो रिपल्शन की वजह से साइज बढ़ जाएगा, और अगर जेड इफेक्टिव थोड़ा ज्यादा है तो साइज कम हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों बराबर हैं तो साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो रिपल्शन का फोर्स है वो साइज को बढ़ाना चाहेगा, जेड इफेक्टिव जो है वो साइज को कम करना चाहेगा। तो दोनों फोर्स जब एक साथ काम करेंगे तो डोमिनेट कोई नहीं करेगा, और साइज क्या रहेगा, छोटा, मतलब सेम रहेगा, सिमिलर साइज रहेगा, साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा जेड इफेक्टिव साइज को क्या कर लेता है, थोड़ा सा जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है, और हल्का सा साइज में चेंज आता है। चेंज कितना आता है कि अगर कोई 100 पिकोमीटर किसी का साइज है तो ज्यादा से ज्यादा 101 या 102 पिकोमीटर में ही चेंज होगा, 100 से सीधा 110 पिकोमीटर साइज नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत माइनर सा चेंज आता है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई, ये तीनों पॉइंट तो हमने डी ब्लॉक में भी पढ़ लिए थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर सेम बातें हमें यही ध्यान रखनी है, अट्रैक्शन और रिपल्शन वाली। अब दोनों चीजें हमें समझ में आ गई। अब हमने यहाँ पर ये भी पढ़ लिया है, शील्डिंग के बारे में भी पढ़ लिया, जिसको हम दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे। चलो, अब जैसे कि हमें पता है और हमने पहले भी पढ़ा, पहले क्या पढ़ा है कि एस वाला जो है वो देता है वेरी गुड शील्डिंग, ठीक है, और पी वाला जो है वो देता है गुड शील्डिंग। ठीक है, वेरी गुड तो नहीं कहेंगे लेकिन गुड शील्डिंग। जबकि जो डी वाला है वो देता है पुअर शील्डिंग। और जो एफ वाला है वो देता है बच्चों वेरी पुअर शील्डिंग। यानी कि एफ की शील्डिंग जो है वो बहुत पुअर होती है। पुअर होने का मतलब क्या है, जो कि हम अभी बात कर रहे थे कि न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर यहाँ पर शील्डिंग क्या है, ये जो शील्डिंग है ये कैसी है, पुअर है। शील्डिंग पुअर होने का मतलब क्या है कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, रिपल्शन का फोर्स मतलब यहाँ पर ज्यादा नहीं है।
ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा नहीं है, तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा नहीं है इसका मतलब ज्यादा क्या है, जेड इफेक्ट ज्यादा है। ठीक है, तो पुअर शील्डिंग की होने की वजह से जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से ये जो प्रोटॉन है या न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, डी के इलेक्ट्रॉन को एच के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो साइज भी क्या होगा, एटम का छोटा होगा। ठीक है, तो ये जो एफ वाले हैं, तो ये जो एफ वाले हैं ये क्या करते हैं, यहां पर होता है जेड इफेक्टिव ज्यादा, क्योंकि किस वजह से, एफ की पुअर शील्डिंग की वजह से, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ। तो एफ की पुअर शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव यहाँ पे ज्यादा है, जिस वजह से साइज क्या होता है, डिक्रीजेस, साइज डिक्रीज होता है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एटॉमिक आप कहेंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, लेकिन शील्डिंग तो पुअर है, शील्डिंग तो पुअर है, और पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे तो प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, हमें पता है ना। एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, अगर हम किसी न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन एफ की पुअर शील्डिंग होने की वजह से साइज क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, जिसमें ये जो जेड इफेक्टिव है, ये जो न्यूक्लियर चार्ज है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन्स को जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो साइज में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस वजह से साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी को ही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम कहते हैं। लेंथेनॉइड में जब हम पढ़ेंगे तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और एक्टेनॉइड में जब पढ़ेंगे तो एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सिंपल आपको याद ये रखना है कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, लेंथेनॉइड में या एक्टेनॉइड में, तो साइज क्या होता है, डिक्रीजेस। ठीक है, डिक्रीज होता है, क्यों डिक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव के बढ़ने की वजह। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।